स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का 6th चैप्टर शुरू किया था और काफ़ी कुछ हमने एक क्लास में उसमें कवर कर लिया था। उम्मीद है आप सबको वो पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हम आज टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो आपके सामने बोर्ड पर इतना कुछ लिखा हुआ है, ये पहले मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि अगर साथ साथ अगर मैं लिखता है इसमें बहुत टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा इसी टॉपिक को समझाने में निकल जाता है, जो जनरली मुझे लग जाता है जब साथ साथ लिखवाया जाता है। तो ठीक है, तो चलो इसको हम एक इजी वे में शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं ये टॉपिक आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये जो टॉपिक है ना, आपको अभी के लिए तो याद रहेगा ही रहेगा। ये जो टॉपिक है आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। ये टॉपिक इस तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट, कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी, ना ही वो रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन जो होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होते हैं, 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन या इजेशन। ये 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे, ठीक। एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपना जो पूरा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको एक बार हम ओवरव्यू उसका ले लें, ठीक है। देखो, ये हमारा क्या होता है, माउथ से जो ट्यूब आ रही होती है, और ये हमारा क्या होता है, जो नोज से जो ट्यूब आ रही होती है। दोनों यहाँ पर आकर एक पर्टिकुलर एक रीजन में कंबाइन हो जाती हैं। यहाँ से ये वाली जो ट्यूब है आगे हमारे लंग्स में चली जाती है और ये वाली ट्यूब हमारे स्टमक में चली जाती है। तो दोनों का एक कॉमन रीजन होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? फेरिंग्स। अभी आगे और बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ये स्टमक है, ये लीवर है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। बाकी डिटेल में आगे आगे करके हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। पता है हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारी जो बॉडी है, भगवान ने हमारी बॉडी इस तरीके से बनाई है कि अब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हम हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं बना सकते। अब सोच के देखो, अभी आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप खुद ही सोचोगे कि हाँ भाई, हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी प्रीशियस है, ठीक है। और बॉडी में जो भी एक छोटा सा भी अगर पार्ट है ना, उसका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम है। कैसे? जैसे ही हम क्या करते हैं, रोटी का टुकड़ा एक मुंह में डालते हैं। हमने रोटी का टुकड़ा एक मुंह में डाला, इसको हम बोल देंगे इंजेशन। क्या बोल देंगे इसको? इंजेशन। पहला स्टेप हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब रोटी का टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालेंगे ना, तो हमारा काम शुरू हो जाता है, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका होता है, रोटी का टुकड़ा जस्ट मुंह में डालते ही, ठीक है। हमारे माउथ में क्या होता है, 32 दांत होते हैं, हम सब जानते हैं वाली बात। 32 टीथ होते हैं हमारे माउथ में, जो 4 प्रकार के होते हैं, और उनका नाम क्या क्या होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। इंसीजर हमारे आगे वाले दांत होते हैं, और जो कैनाइन जो होते हैं हमारे, वो ये इस तरफ जो निकले हुए रहते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या होते हैं, हमारे बैक साइड में होते हैं। जो इंसीजर और कैनाइन का मेन काम क्या होता है, ये फूड को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल जो भी कोई फूड जो होता है, बिल्कुल उसको क्या कर देना, चाकू की तरह उसको काट देना, ये काम इनका होता है। प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम क्या होता है, उसकी ग्राइंडिंग करना, उसका मेस्टिफिकेशन कर देना फूड का, ठीक है। इसके अलावा अब देखो आगे क्या होता है। Our mouth contains 32 teeth which are of 4 types, namely incisor, canine, premolars and molars, ठीक है। ये हम साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, इनको हम अंडरलाइन भी करते जाएंगे, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे जो टीथ जो होते हैं ना, इनका एक डेंटल फॉर्मूला भी होता है। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23 बटे में 21-23। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे काउंट करो, 3 और 2 5, 6, 7 और 8, कितने हो गए? ये 8 हो गए, ये ठीक है। मतलब जो हमारा अगर जो होता है, जबड़ा जो होता है हमारा, ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है ना, तो इसको ऐसे ऐसे कर दो। तो 21-23 मतलब ये वाला पार्ट, 8 दांत इधर होंगे, 8 दांत इधर होंगे, 8 और 8 क्या हो गया? 16। ऐसे यहाँ पर होगा, मतलब इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 32 टीथ आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हमारे हो गए इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर ये प्री मोलर्स, और ये क्या हो गए हमारे मोलर्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेंटल फॉर्मूला। फिर इसके बाद जो दांत होते हैं रोटी के टुकड़े को या किसी भी फूड को वो बिल्कुल क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अब हमारे माउथ में ही क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर माउथ रीजन। ये वाला पार्ट जो होता है, जैसे एक यहाँ पर होती है, एक इधर होती है, एक इसके पास होती है। ठीक है, तो 3 जोड़ी हमारी क्या होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा, माउथ रीजन को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, क्या बोल देंगे उसको, बकल कैविटी। ठीक, अब ये जो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं इनके नाम मैंने बताए, एक होती है पैरोटिड, एक होती है सब मैक्सिलरी और एक होती है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये जो तीनों जो ग्लैंड्स हैं पेयर्स में होते हैं, और ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं एक लिक्विड सिक्रेट करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। जो हमारे मुंह की क्या होती है, लार होती है। हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आता रहता है ना हमेशा, कुछ भी हम खाने की चीज अगर देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, उस वही क्या होता है, सलाइवा होता है। तो सलाइवा जो सिक्रेट होता है कौन करता है उसको, कौन सिक्रेट करता है उसको, ये जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। अब इस सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या बोल देते हैं उसको, सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन। सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन एक ही नाम है, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। टाइलिन के स्पेलिंग में आप याद रखेंगे पी साइलेंट होता है, ये टाइलिन इसको पढ़ेंगे, पी क्या होता है इसमें, साइलेंट होता है। ठीक है, चलो इसका काम क्या होता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, हमारे स्टमक में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हमारे माउथ में आपने देखा होगा क्या होती है, जीभ भी होती है, मतलब क्या होती है, टंग भी होती है ना। अब टंग का क्या काम होता है, टंग का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है भाई, इतने 32 दांतों के बीच में हमारी मासूम से क्या होती है, एक टंग होती है, और उसका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या, रोटी का टुकड़ा जब हमने मुंह में डाला और दांतों ने उसको क्या कर दिया, अच्छे से चबा दिया, और जो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलना शुरू हो गया, तो जो जीभ जो होती है ना वो इन दोनों को मिक्स करने का काम करती है। हमारी जो टंग है वो क्या करती है, इसको मिक्स करने का काम करती है, फूड को सलाइवा से अच्छे से क्या कर देती है, वो मिक्स कर देती है। उससे क्या होता है, ताकि जो ये सैलिवरी अमाइलेज या जो टाइलिन एंजाइम है ये अपना काम कर सके। अब ये क्या काम करता है ध्यान से समझ लेंगे। देखो, जो टाइलिन एंजाइम है ना, हमारे रोटी के टुकड़े में या खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट था ये उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा उसको, माल्टोज में। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने बात बताई थी आपको कि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन होता क्या है पहले हम इसी को समझ लें। ठीक है, पहला स्टेप था इंजेशन, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, डाइजेशन था। अब डाइजेशन क्या होता है, देखो भाई, हम पता है जो भी कोई खाना खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है वो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। उस फूड को मान लो हमने खा लिया, जब तक वो सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक हमें उससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज नोन एज डाइजेशन। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो जो भी खाना होता है ना हमारा, उसमें मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, और तीनों के तीनों ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके सिंपल फॉर्म क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज, प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होती है अमीनो एसिड, और फैट की सिंपल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है ना, तो इन सबको दूसरे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइजेशन कह देंगे। अब यहां देखो, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट हो रहा है, माल्टोज में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तो सिंपल फॉर्म क्या होती है भाई, ग्लूकोज होती है ना। तो मतलब ये अभी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है भाई, खाना थोड़े टाइम ही तो रहता है ना मुंह में, तो इसलिए क्या होता है, इस एंजाइम की वजह से मात्र 30% इसका क्या है, डाइजेशन हो पाता है, और वो भी सिर्फ किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, 30% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हो पाता है माउथ में, जो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, खाना अब यहाँ हमारा माउथ में था अब तक। अब माउथ से ये जो खाना है अंदर आना शुरू करता है, हम खाने को अंदर निगल देते हैं। ठीक है, अब खाने को जब हम अंदर निगलते हैं ना, यहाँ से ये सारा जो पार्ट है हमारा, यहाँ से खाना अंदर जाएगा, आपको दिख रहा है ये जो एक ट्यूब है यहाँ से स्टार्ट होती है,
होते होते यही ट्यूब आगे जाकर कई जगहों पर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है, कहीं पतली हो जाती है, कहीं फिर और ज्यादा बड़ी हो जाती है। पता है ये पूरी यहां से लेकर यहां तक की एक ही ट्यूब होती है और इसको हम बोल देंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोल देंगे इसको? एलिमेंट्री कैनाल। नॉर्मल एडल्ट में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इसकी जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर। कितने लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की? हमारी बॉडी में 9 मीटर होती है। अब 9 मीटर के तो हम भी नहीं होते, समझ रहे हो? तो ये इतनी ये 9 मीटर की जो ट्यूब है ये हमारी बॉडी में कैसे आ जाती है? एक्चुअली में ये अलग अलग जगह पर, देखो कई जगहों पर यहाँ पर क्या हो गई, ये फूल गई, कई जगहों पर क्या हो गया, बिल्कुल ये हाईली कॉइल्ड होती है, मतलब बिल्कुल ये समझ लो छोटी सी जगह में बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है। ये होता जब हम खींचेंगे और निकालेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा हमें 9 मीटर की है, ठीक है ना? तो बिल्कुल हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होती है ये, इसलिए हमारी बॉडी में एडजस्ट हो जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक ये सिंगल ट्यूब होती है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक इतना जो पार्ट होता है, स्टमक का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलेंगे ईसोफेगस। क्या बोल देंगे इसको? हम ईसोफेगस कह देंगे, यानी कि फूड पाइप कह देंगे इसको, ठीक है। अब क्या होता है, देखो खाना यहां से अंदर आ रहा है, ये हमारी सांस लेने वाली नली है, ध्यान से समझना भाई इस चीज को। खाना यहां से अंदर आ रहा है, ये सांस लेने वाली नली है। अब पता है खाना जो हम खा रहे हैं वो सांस की नली में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। दोनों का, ये हमारी विंड पाइप होती है, ये हमारी फूड पाइप है, दोनों का कॉमन रीजन होता है फेरिंग। अब खाना किसी भी कारणवश, किसी भी गलती से हमारे विंड पाइप में यानी कि सांस की नली में जा सकता है। पता है हमारे पास उससे भी बचने का एक मैकेनिज्म होता है। क्या? जो हमारी विंड पाइप होती है, जो क्या होती है हमारे स्टूडेंट्स? विंड पाइप। उसमें क्या होता है, एक, अब ये समझ लें कि एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये ट्यूब है जैसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। मतलब विंड पाइप का जो ऊपर का जो छेद होता है, जो स्ट्रक्चर, जो उसका माउथ जो होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे इसको? एपिग्लोटिस, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, खाना निगलते हैं ना, तो वो खाना जैसे ही हम निगलते हैं तो एपिग्लोटिस एकदम से ग्लोटिस को कवर कर देता है। एपिग्लोटिस क्या कर देगा? ग्लोटिस को कवर कर देगा। तो खाना यहाँ अंदर नहीं जाएगा, वो खाना यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा? हमारे फूड पाइप में चला जाएगा। अल्टीमेटली हम इससे क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। इन केस कभी मान लो अगर ऐसा हो जाए, अचानक से हो जाता है कई बार, है ना, अब हमारे पास उससे भी बचने का एक मैकेनिज्म है। क्या होता है, हमें गलती से एक आधा कोई पानी या कुछ भी अगर चला जाता है, हमें तुरंत क्या होता है? खांसी आ जाती है। ये हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है ना। पता है अगर खाना अगर चला जाए अगर सांस की नली में, तो आदमी मर भी सकता है, क्योंकि सांस की नली बहुत पतली होती है। अब खाना यहाँ फूड पाइप से नीचे आता है स्टमक में, लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि ये जो फूड पाइप है ये जस्ट बिल्कुल एक पाइप है और खाना यहाँ से ऐसे आएगा नीचे की तरफ गिर जाएगा, नहीं। ये पूरी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ये बंद होती है एक तरीके से। खाना जब इसके अंदर जाता है ना, तो इसमें भी पता है क्या होता है, इसमें रिदमेटिक ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसके अंदर होंगे, खाना धीरे धीरे क्या होता रहता है? नीचे जाता रहता है। यहाँ पर खाने को हम बोल देते हैं बोलस। क्या बोल देंगे उसको? बोलस कह देंगे, ठीक है। और ये जो इसका मूवमेंट होता है, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट होता है, किसका? फूड पाइप का, इसको हम बोल देंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोल देंगे इसको हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद खाना हमारा कहाँ आता है? नीचे यहाँ पर। ये एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टमक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही खाना इसके अंदर जाएगा, स्टमक क्या हो जाता है? मैंने बोला मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? फूल जाता है ये, ठीक। अब पता है खाना जब इसमें आ जाता है तो 2 से 3 घंटे तक खाना इसमें ऐसे ही रहता है। खाना हम ये कह देंगे इसमें ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। अब 2-3 घंटे बाद क्या होता है? स्टमक पर आएंगे अब हम, ये रहे यहाँ पर, ठीक है। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, उसमें ग्लैंड होती है जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे इनको? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस सीक्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। कैसे समझते हैं?
गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में से 3 चीजें निकलती हैं। एक होता है हमारा HCl, एक होता है हमारा पेप्सिन एंजाइम और एक होता है हमारा म्यूकस। ठीक है, HCl, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। अब HCl के 2 काम होते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहला, देखो हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं, खाने के साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो HCl का एक काम तो क्या होता है कि उन माइक्रोब को किल करता है, यानी कि इट किल द माइक्रोब्स विच में एंटर इन अवर बॉडी थ्रू फूड। दूसरा इसका क्या काम होता है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में पेप्सिन एंजाइम को HCl की मदद चाहिए होती है। मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट अगर करना है, पेप्सिन एंजाइम अगर करेगा उसको, तो वो एसिडिक मीडियम चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम किससे मिल पाएगा, HCl से। तो HCl इसको एसिडिक मीडियम देता है। पेप्सिन एंजाइम का काम अभी भी मैंने बता दिया आपको, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन सी फॉर्म में, प्रोटीन की एक सिंपल फॉर्म होती है पेप्टोन। कौन सी होती है प्रोटीन की सिंपल फॉर्म, पेप्टोन। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा नीचे, अब शायद आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोटीन की सिंपल फॉर्म पेप्टोन होती है, ये उसमें डाइजेस्ट कर देता है इसको ये। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम और HCl की मदद से। तीसरा होता है हमारा स्टूडेंट्स क्या, म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस जो होता है ना, वो हमारे पेट में, मैंने बात बताई आपको, HCl है। HCl क्या होता है, एसिड, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि जरा सा भी अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। हमारे हाथ क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये तो हमारे कहां पर है, स्टमक में है। कहां पर है हमारे, ये स्टमक में। तो इसलिए हमारे स्टमक जल ना जाए, उसको बचाने के लिए हमारे स्टमक में ही इंटरनली एक लिक्विड सिक्रेट होता है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, म्यूकस। क्या बोल देंगे इसको, म्यूकस। और ये क्या काम करेगा, इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम बर्निंग विद HCl। ठीक है ना, HCl से जलने से बचाता है किसको, हमारे स्टमक को। ठीक, अब खाना देखो यहाँ पर हमारा क्या है, स्टमक में था, 2-3 घंटे के बाद इसमें डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर हो गया। अब खाना जो है ना सारा हमारा एसिडिक हो चुका है। कैसा हो चुका है, सारा खाना हमारा एसिडिक। ठीक है, अब खाना यहाँ से आगे जाएगा। आगे देखो, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, अब तक तो इधर ये बंद रहता है, लेकिन एकदम से खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर और इधर भी और इधर भी। अब ये समझ लो, कुछ मसल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, स्फिंक्टर्स। ठीक है, ये वैसे हमेशा बंद रहते हैं, जब खाने को आगे जब बढ़ना होता है या जब जरूरत होती है तभी ये क्या होते हैं, खुलते हैं। अब यहाँ से जो एसिडिक फूड है वो आगे जाएगा। आगे ये वाला जो पार्ट है, याद रखेंगे, यहीं से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, पहला एक पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम, दूसरा एक पार्ट होता है इसका जेजुनम, और तीसरा एक पार्ट होता है इसका इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो शुरू वाला जो यू शेप का पार्ट है ये होता है ड्यूडेनम। बीच वाला जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पीछे से आ रही है, ये दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जेजुनम। और हाईली कॉइल्ड पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब यहां से एसिडिक फूड आ रहा है या आगे जाएगा, पता है, ये एक स्ट्रक्चर है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का काम क्या होता है, पैंक्रियाज में से एक जूस निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। इसके 3 एंजाइम होते हैं। अब पैंक्रियाज को काम करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो होता है बेसिक। कैसा मीडियम चाहिए इसको, बेसिक मीडियम चाहिए, मींस एल्कलाइन मीडियम चाहिए। लेकिन यहां से जो फूड आ रहा है वो एसिड की वजह से, HCl की वजह से सारा का सारा कैसा है, एसिडिक है। तो यहाँ पे तो ये पैंक्रियाज काम कर नहीं पाएगा। इस प्रॉब्लम को कौन दूर करता है, हमारा लीवर। कौन दूर करेगा इसको, लीवर। अब लीवर क्या है और क्या काम करता है तो समझते हैं। तो देखेंगे जरा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी हैविंग वेट 1.5 kg। याद रखेंगे, लीवर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एक ग्लैंड होता है ये। ठीक है, अच्छा, लीवर में से एक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलेंगे इसको, बाइल जूस।
हिंदी में इसको पित्त रस भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ बाइल सॉल्ट भी ये प्रोड्यूस करता है जो एल्कलाइन नेचर के होता है, मतलब पूरा जो बाइल जूस होता है ये कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। ये जो बाइल जूस है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला एक फंक्शन होता है कि एक तो ये एसिडिक फूड जो यहाँ से आ रहा था उसको क्या कर देगा, बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा इसका काम क्या होता है, ये फैट का डाइजेशन करता है। जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोल देंगे इस प्रोसेस को हम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बाइल जूस बनता कहां पर है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये इस बॉल जैसी स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे इसको, गॉल ब्लैडर कहते हैं, या सिर्फ ब्लैडर भी इसको कहा जाता है। यहीं पर बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। अब देखो यहां से जो खाना आ रहा था एसिडिक, तुरंत यहां से बाइल जूस निकलना शुरू हो जाएगा जो इस एसिडिक फूड को क्या कर देगा, बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना भाई, एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है खुद ही ये बेसिक होगा, बल्कि ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि एक तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, खुद उसमें बेसिक कैरेक्टर भी ऐड कर रहा है, तो स्ट्रांगली बेसिक होता है ये। करते करते खाना जब आगे जाता है, ध्यान रखेंगे लीवर में खाना नहीं जाएगा, खाना तो इसी यू शेप्ड ड्यूडेनम में जा रहा होता है, ठीक है। यहां तक जब आ गया अब ये पैंक्रियास का काम शुरू हो जाता है। पैंक्रियास से मैंने बात बताई, एक पैंक्रियाटिक जूस निकलता है ना। तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ये जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम होंगे, 3, जिनके नाम होते हैं ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। अब ये क्या काम करते हैं, ये एक तरह से कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड का। मेन जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो फूड का क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, है ना। तो ये तीनों क्या करेंगे, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा उसकी सिंपल फॉर्म यानी कि अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अमाइलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। और फैट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसकी मदद से, लाइपेज की मदद से। तो यहां पर आकर हमारा जो डाइजेशन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। अब इसके बावजूद भी अगर कुछ बचा कुचा अगर रह जाता है कि फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ जो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी एक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं उसको, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। और वो क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड करता है। याद रखेंगे, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर होता है हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब खाना यहाँ ड्यूडेनम से होते हुए कहाँ आएगा हमारा, जेजुनम में आएगा, फिर उसके बाद इलियम में आएगा, ठीक है। यहां तक आकर हमारा डाइजेशन वाला जो स्टेप है कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन वाले स्टेप के बाद अब हमारा आएगा थर्ड स्टेप जिसका नाम है क्या, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना स्टूडेंट, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है तो समझेंगे इसको ध्यान से। जैसा सपोज करो ये हमारी एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होती है ना, इसकी इंटरनल वॉल में कुछ इस तरह की हमको स्ट्रक्चर दिखाई देती है, फिंगर लाइक, हम बोलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में। और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं या विली भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इन्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल देंगे, विलाई या विली। ये क्या काम करते हैं, देखो खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे जा रहा है, ये खाना जा रहा है सपोज करो, ठीक है। अब अंदर जो वॉल है ये इस तरह की है, रफ है, तो खाना ऐसे ऐसे जाएगा, तो खाने को सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डाइजेस्टेड फूड को सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पर क्या होती है, सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड फ्लो कर रहा होता है जो, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है ब्लड में एब्जॉर्ब होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो हम सीधी सी बात याद रखेंगे, विलाई आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस on the inner wall of small intestine which provide a large surface area for absorption of food। तो क्या करती हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगी फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि विलाई क्या है या स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन होती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो बहुत क्वेश्चन बनेगा, हमने जवाब उन सबका यही देना है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा काम हो गया, उसके बाद खाना हमारा जाता है इधर, इसको हम बोलते हैं क्या,
लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे इस पार्ट को हम लार्ज इंटेस्टाइन कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। एक होता है सीकम, एक होगा कॉलन, और एक होगा क्या हमारा रेक्टम। सीकम, कॉलम और रेक्टम, ठीक है। यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है पतली सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीकम कहते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है कॉलन होता है, और लास्ट वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोल देंगे? रेक्टम कह देंगे, ठीक है। और ये जो कॉलन है इसको भी हम 3 पार्ट्स में बोलते हैं, असेंडिंग कॉलन, और ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग कॉलन, और ये हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। आपने बस इतनी बात ध्यान रखनी, 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। खाना मैंने बताया, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, ये देखो हमने सब कुछ कर लिया, सारा डाइजेशन हो गया, सारा एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी नहीं हुई है। क्या? कुछ हमारे वाइटामिन होते हैं या विटामिन होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करना होता है, हमारे मिनरल्स होते हैं, कुछ अमाउंट में क्या होता है? वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं। तो इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जो कुछ एब्जॉर्प्शन उसमें से करना होता है वो हो जाता है। करते 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 ये खाना जो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से लिए जा चुके हैं, वो रेक्टम तक पहुंच जाता है, जहां से उसको क्या कर दिया जाता है? इजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।